One more example, he that is down needs fear no fall. He that is down, he एक वचन है इसलिए that is आया. Needs fear no fall. He that is, that के बाद is आया. He किसके लिए? सर्वनाम है, एक वचन है. He that is fall, he that is down needs fear no fall. वह जो गिर चुका है, जो गिर पड़ा है, गिर गया है, उसे गिरने से डरना नहीं चाहिए. ऑलरेडी गिर चुका है वो. So he that is down needs fear no fall. Needs एक वचन में s लगता है क्रिया में. एक और सेंटेंस देख लें. Those who live in glass houses. बहुत अच्छा मुहावरा है जो अभी याद आ रहा है. Those who live in glass houses should not pelt stones at others. Those who live, जो लोग कांच के घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए. ये काम सिर्फ राजा कर सकता है, और राजा ना करे तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ. मोहब्बत और नफरत. सिनाए सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते. इसका भावार्थ क्या है आप पता करिए. बहुत सार्थक वाक्य है. Those who live in glass houses should not pelt stones at others. Pelt करना मतलब फेंकना, मारना, पत्थर मार. Don't pelt a stone at me. Then he pelted a stone at me. फिर उसने मुझे एक पत्थर मार दिया. Right? So they who seek only for faults are nothing else. They who seek only, they who seek, they बहुवचन है तो who जो है वो भी बहुवचन बता रहा है, और who बहुवचन बता रहा है तो उसकी जो क्रिया है वह भी बहुवचन में होगी, इसलिए seek है, seeks नहीं है. राइट. किंतु जिस उपवाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, उसकी क्रिया के साथ होने वाले संबंध में केस पर निर्भर करता है. ये देख लें. राम इज द बॉय हु डिड इट. रामा इज द बॉय हु डिड इट. नाउ यू सी, संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ, हु डिड इट, और क्रिया के साथ होने वाले संबंध पर संबंधवाचक सर्वनाम डिपेंड कर रहा है. तो क्रिया के साथ कौन सा? डिड है. हु डिड इट. रामा इज द बॉय हु डिड इट. दिस इज एन एग्जाम्पल. रामा इज द बॉय टू whom आई स्पोक. टू whom है. संबंध कारक कौन सा है? whom है. टू whom आई स्पोक. राइट. नाउ लेट अस understand another aspect of pronoun. pronoun का एक अगला बिंदु अब हम देखें, और वो है कि relative pronoun वाक्य में कहाँ पर आता है. और इतने सारे वाक्यों के आधार पे आप समझ गए होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा हम स्पष्ट कर दें कि pronoun का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं. position of relative pronoun. position of relative pronoun. हम लोग कई बार रिलेटिव प्रोनाउन के शब्द को बहुत आगे पीछे कर देते हैं, एंड इट फाइंड्स नो कनेक्शन विद द नाउन. इट मस्ट हैव कनेक्शन विद द नाउन. So the boy who won the first prize in English is the son of my friend Mr. Joshi. मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ. The boy who won the first prize is the son of my friend. The boy who won the first prize. देखिए कहाँ पर आया. The boy is the son of my friend Mr. Joshi who won the first prize. ये गलत हो रहा है. The boy is the son of my friend Mr. Joshi who won the first prize. इसका अर्थ क्या है? आप दोनों वाक्यों के अर्थ को देख लीजिए. पहले वाक्य में the boy who won the first prize, मैं उस बच्चे की चर्चा कर रहा हूँ जो पुरस्कार जीता है.
मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उस बच्चे की जो मिस्टर जोशी का लड़का है। मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जो लड़का पहला पुरस्कार जीता वह उनका लड़का है। दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है, ये लड़का मिस्टर जोशी का है जिसने पहला पुरस्कार जीता। दोनों वाक्यों में अंतर हो गया है। तो आपको ये देखना होगा कि एम्बिग्विटी से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो उसे हम एंटीसीडेंट के बाद कर देते हैं, तुरंत एंटीसीडेंट के बाद, ताकि अस्पष्टता न रहे। द बॉय हु वन, द बॉय हु वन, सीधा ग्रामर आपका संज्ञा आता है या सर्वनाम है जो एंटीसीडेंट है, उसके तुरंत बाद हम हु बोल देंगे, बाद में हु नहीं आता। दिस इज व्हाट इज टू बी टोल्ड in this particular point, under this particular point. So I think now you have understood the placement or the position of relative pronoun vis-a-vis noun or vis-a-vis pronoun, or for that matter vis-a-vis antecedents. Antecedent के तुरंत बाद relative pronoun आते हैं। Let us take one more sentence for more clarity. I with my family reside in a village near Pune, which consists of my wife and 2 children. देखिए, I with my family reside in a village near Pune, which consists of my wife. कहाँ पे आएगा? I with my family, अब family जो noun है उसके लिए which आ रहा है आगे, which consists of my wife, तो आपको इसको पहले लाना पड़ेगा। जैसे ही आपने एंटीसीडेंट बोला है, एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आप डालिए रिलेटिव प्रोनाउन, नॉट आफ्टरवर्ड। तो आपका वाक्य क्या बनेगा? आई विथ माई फैमिली कॉमा विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन रिसाइड इन ए विलेज नियर पुणे। इज इट क्लियर? So this should make very clear to you that relative pronoun comes soon after antecedent. Okay. Now next is compound relative pronoun. What is a compound relative pronoun? इसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ें। Who, which और what, ये 3 वर्ड हमने पढ़े थे, who, which और what। इनमें यदि हम एवर लगा दें या सो एवर लगा दें तो ये सर्वनामों को, इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच और व्हाट, इसमें यदि हम एवर या सो एवर लगाने से क्या बनता है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। हु सो एवर, हु एवर, व्हाट सो एवर, व्हाट एवर, विच एवर, विच सो एवर। ये भी इन एंटीसीडेंट में ये छिपे रहते हैं। इनके जो एंटीसीडेंट रहते हैं, इनके जो एंटीसीडेंट रहते हैं ये हिडन रहते हैं। whosoever, whosoever जो कोई भी, whosoever मतलब क्या होगा? जो कोई भी। whatsoever मतलब क्या? whatsoever thy hand finds, whatsoever your hand finds, bring it। तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी लगे उसे ले आओ। whatsoever your hand find, bring it। तो ये एक ever, whosoever, whatsoever, whichsoever, whichever, whatever, whoever, इसके साथ इसका उपयोग होता है और इसमें एंटीसीडेंट हिडन रहता है। ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं और एंटीसीडेंट हिडन रहता। नाउ लेट्स टर्न टू सम एक्सरसाइज। अब कुछ हम लोग थोड़ा अभ्यास करें और टेस्ट करें हाउ वेल वी हैव लर्नड। द बॉय वॉज वेरी प्राउड, ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। एक सेंटेंस यह लिखा है, द बॉय वॉज वेरी प्राउड, ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। सवाल क्या है इसमें? आप ये प्रश्न देखकर जब मैं सर्वनाम की चर्चा कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या सवाल पूछा जा रहा है।
The question might be how to combine the two. How to combine the two? By using conjunctive pronoun, by using relative pronoun, or any other pronoun that you think. So it has something to do with pronoun. Another sentence is, this is my cousin. I was speaking of him. This is my cousin. I was speaking of him. Next sentence. We all despise a cowardly boy. We all despise a cowardly boy. Despise करना मतलब नफरत करना. Despise करना मतलब नफरत करना. Cowardly मतलब कायरता वाला, जो कायर है. And next sentence we take as, this is the cat, it killed the rat. This is the cat, it killed the rat. 4 सेंटेंस आपने देखा. ये 4 सेंटेंस को आपको युग्म वाक्य हैं, 2 पेयर में हैं. हमको एक बनाना है, दोनों को एक एक करना. The boy was very proud. He had won the first prize. The boy who had won the first prize was very proud. The boy who had won the first prize is very proud. Right? This is my cousin. I was speaking of him. Of him. This is my cousin. I was speaking of him. How to combine it? This is the cousin I was speaking of. This is the cousin, this is my cousin I was speaking of. Next, this is the cat, it killed the rat. This is the cat, it killed the rat. This is the cat that killed the rat. This is the cat that killed the rat. Okay? So, this is how we combine. Now, let's do another reverse. 2 वाक्यों में अलग अलग करो. इनको 2 वाक्यों में अलग अलग करो. For example, the boys gave a loud shout which was heard across the river. The boys, देखिए बहुवचन है. The boys gave a loud shout which was heard across the river. अब इसको अलग करना, 2 वाक्यों में करना. क्या होगा? The boys gave a loud shout. The loud shout was heard across the river. Which किसके लिए हुआ? Loud shout के लिए. Similarly, bring me the book that is on the table. Bring me the book that is on the table. Bring me the book that is on the table. Bring me the book. The book is on the table. It was a wretched hut in which she lived. Wretched मतलब बहुत ही जर्जर, बहुत ही जर्जर. It was a wretched hut in which she lived. Wretched मतलब जर्जर. क्या बनेगा इसका? It was a wretched hut. The hut, she lived in a wretched hut. It was a wretched hut in which she lived. तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या वाक्य बनेगा? She lived in a hut. The hut was wretched. She lived in a hut. The hut was wretched. And we may do last one. The farmer is cutting the corn which is ripened. Ripen होना यानी पक जाना. Corn भुट्टे जैसा पक गया. So क्या वाक्य बनेगा? The farmer is cutting the corn which has ripened. The farmer is cutting the corn. The corn is ripened. So which is used for the corn? Connector, it's like conjunction, conjunctive pronoun. So I think you have understood, and now you can combine 2 sentences. You can separate 2 sentences. You are familiar with now relative pronoun and types thereof.
Now we come to the last part of the types of pronouns. अंतिम जो उसका प्रकार है जो हमारे लिए अध्ययन की दृष्टि से उचित है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जैसा शब्द से स्पष्ट है, प्रश्न, उससे प्रश्न जाहिर होता है। अंग्रेजी में उसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव, INTERRO, इंटरो, GATI, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन की यदि बात करें तो बड़ा सरल है इंटरोगेटिव प्रोनाउन को पता लगाना। उदाहरण के लिए देखिए, हु इज दिस, हु इज देयर। हु जो है वो किसके लिए उपयोग हो रहा है, इसका उत्तर क्या आएगा? राम इज देयर, श्याम इज देयर, प्यून इज देयर, डॉक्टर इज देयर, कोई संज्ञा आएगी। संज्ञा के बदले, संज्ञा जानने के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग हुआ है प्रश्न पूछने के लिए, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, किसके लिए। whom डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन चाहिए। whom डू यू वॉन्ट, कौन चाहिए। कौन का उत्तर कोई संज्ञा ही होगी। तो ये संज्ञा के बदले प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में जब उपयोग होता है तो वो प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क के रूप में जब उपयोग होता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। विच इज दिस हाउस, विच इज दिस हाउस, व्हाट इज द मैटर। दूसरे शब्दों में हु, whom, whose, which, what, ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं प्रश्नवाचक। संज्ञा जिसका उत्तर निकलेगा। जो ये इटैलिक्स में जो वर्ड लिखे हुए हैं ये संबंध कारक सर्वनाम के समान होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के समान है, लेकिन थोड़ा अलग है क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए हुए। देखिए यही शब्द आपने रिलेटिव प्रोनाउन में सीखा था, पर वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में उसका अर्थ प्रश्नवाचक नहीं था। कौन, क्या, कैसे, ये वहाँ पे अर्थ नहीं था। वहाँ पे उसका अर्थ क्या था? जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, संज्ञा के लिए, वहाँ पर इसका उपयोग दूसरा था। लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक के रूप में हो रहा है। शब्द वही हैं पर उसके अर्थ देखिए यहाँ थोड़े अलग हैं क्योंकि प्रश्न है। और अंत में इसमें याद रखेंगे प्रश्न चिन्ह लगता है। हम में से बहुत से लोग प्रश्न तो बनाते हैं, प्रश्न लिखते हैं, लेकिन आखिरी में पूर्ण विराम डाल देते हैं या कुछ भी नहीं करते। ये गलत है। हमें पूर्ण विराम या कुछ अन्य चीज़ न डाल के प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट इज द मैटर, क्वेश्चन मार्क। व्हाट का मतलब यहाँ क्या है? क्या। व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क। व्हाट का अर्थ क्या है? क्या। और वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम में व्हाट का अर्थ क्या था? जो। यहाँ पर इसका अर्थ हो गया क्या। I asked who was speaking. I asked who was speaking. ये देखिए यहाँ पे who एक अलग ढंग से उपयोग हुआ, अप्रत्यक्ष तरीके से प्रश्न पूछने के लिए उपयोग हुआ। आया, मैंने पूछा कौन बात कर रहा था। मैंने पूछा कौन बात कर रहा था। I asked who was speaking. I don't know who was there. Who was there? So I don't know who was there. कौन था वहाँ, मैं नहीं जानता। Tell me what you have done. बताओ तुमने क्या किया है। तो क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ये जो प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव। और यही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में भी उपयोग होते थे, लेकिन वहाँ इनका अर्थ होता था जो, कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे। अब इन वाक्यों को थोड़ा देखो। Who gave you that knife? Knife मतलब चाकू। Who gave you that knife? इसमें who जो है वो क्या है? नॉमिनेटिव केस, कर्ता। आपको याद होगा कौन काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस कौन है? Who।
उत्तर क्या आएगा? राम ने दिया, तो राम क्या हुआ? कर्ता। श्याम ने दिया, जो भी नाम आएगा वो कर्ता है। तो ये जो हु जो है वो नॉमिनेटिव केस में है। ऐसे ही हुज बुक इज दिस, ये पजेसिव केस में किसकी किताब, संबंध बता रहा है। हुज बुक इज दिस, पजेसिव। हुम डू यू सी, तुम किसको देखते हो। टू हुम डू यू स्पीक, तुम किससे बात करोगे। टू हुम डू यू स्पीक, यहाँ पर एक्यूज, तुम किससे बात करोगे, कर्म कारक हो गया। तुम कर्ता हो गया, किससे कर्म कारक हो गया, एक्यूजेटिव केस हो गया। सो व्हाट इज दैट? नॉमिनेटिव, वो क्या है? नॉमिनेटिव। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, यहाँ पे भी नॉमिनेटिव होगा कि कुछ और होगा। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, कर्म कारक होगा, चाहना। व्हाट, क्या, चाहना, चाहना से जुड़ो। विच इज ही, नॉमिनेटिव केस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट नॉमिनेटिव केस में मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में हु आता है, पजेसिव में हुज आता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में, और एक्यूजेटिव में भी मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल दोनों में हुम या हु ही रहता है। आजकल जो है फिलहाल इन प्रेजेंट डेज हुम से ज़्यादा हम हु का उपयोग करते हैं। हुम इज़ यूज लेस, वी यूज हु मच मोर इन स्पोकन इंग्लिश। सिमिलरली व्हाट और विच के विभिन्न कारकों में कोई रूप नहीं है। जैसे हु का हुम हो गया, ऐसे ही व्हाट का कुछ और होगा या विच का कुछ और होगा, जो दूसरे कारक हैं नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, और जो तीसरा जो आपका पजेसिव केस है, इसमें इनके अलग रूप नहीं होते, इनका रूप वही रहता है। और शायद इसी कारण हुम जो है उसका उपयोग कम हो गया और हम एक ही उपयोग करते हैं, हु, दैट इज नॉमिनेटिव केस में ही उसका उपयोग करते हैं। हु का जो प्रयोग है वो केवल व्यक्तियों के लिए होता है, जैसा पहले भी आपको संबंध कारक में बताया गया, केवल व्यक्तियों के लिए ही हु का उपयोग होता है। हु गोज, हु स्पोक, हु इज कमिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। विच का उपयोग जो होता है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। अब विच में और हु में अंतर क्या है? विच मतलब एक तरीके से सिलेक्शन का भाव रहता है, किसे चुनना है। विच पेन इज बेटर, हु इज बेटर नहीं बोलेंगे, हु इज बेटर नहीं बोलेंगे, विच पेन इज बेटर। एक सिलेक्शन का, कौन सा बेहतर है। और जब सिलेक्शन की बात होती है तो निश्चित रूप से एक सीमित संख्या के अंदर सिलेक्शन, कौन सा पेन बेहतर है भाई, ये कि ये। विच हाउस इज बेटर, विच फैमिली यू आर टॉकिंग अबाउट, विच फैमिली यू आर टॉकिंग अबाउट, किस परिवार की बात कर रहे हो। एक तरीके से सिलेक्शन की बात हो रही है। विच इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है, ये है, ये है। विच आर योर बुक्स, तुम्हारी किताब कौन सी है, ये है, ये है। सो इस प्रकार सीमित व्यक्ति सीमित वस्तुओं के लिए और वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों के लिए विच का उपयोग होता है, और एक तरीके से इसमें सिलेक्शन का भाव रहता है। हु का प्रयोग केवल वस्तुओं व्यक्तियों के लिए, विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए, अब व्हाट का प्रयोग केवल वस्तु के लिए। बहुत सरल है आपके लिए याद रखना, फिर से दोहरा दूं। हु का उपयोग केवल व्यक्तियों के लिए, विच का उपयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए, और व्हाट का उपयोग केवल वस्तु के लिए। व्हाट हैव यू फाउंड, तुमने क्या पाया। हम ये नहीं पूछेंगे हु हैव यू फाउंड या विच हैव यू फाउंड, ये नहीं पूछे हम। व्हाट हैव, तुमने क्या पाया है। व्हाट हैव यू फाउंड। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वस्तु, केवल वस्तु के लिए। व्हाट, हु के बदले व्हाट का उपयोग नहीं होगा। सो यू नो व्हाट डू यू वांट, व्हाट डिड दे से, ये सब सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव। सो हु, विच
और व्हाट में अंतर आप समझ गए हैं। ऐसी जो कथन होते हैं, वाक्य होते हैं, जैसे व्हाट आर यू, तुम कौन हो, व्हाट इज़ ही, वो कौन है, तो वहाँ पे हम व्हाट का उपयोग करते हैं, जहाँ पर किसी व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि उसके व्यवसाय, उसकी नौकरी, उसकी आदत, इस पे संकेत करता है। वहाँ भी हम व्हाट का उपयोग करते हैं, विच या हु का नहीं। तो व्हाट का उपयोग यहाँ हमने देख लिया निर्जीव के लिए। व्हाट का उपयोग दूसरा हमने देख लिया कि व्हाट का उपयोग हम करते हैं कथन के लिए, वाक्यों के। तुम कौन हो, मैं व्यापारी हूँ। अब वैसे तो व्यापारी एक सजीव व्यक्ति ही होगा, पर व्यक्ति को इशारा ना करके उसके प्रोफेशन की ओर यदि बात कर रहे हैं, व्यक्ति की ओर इशारा करके ना करके उसके नौकरी की ओर बात कर रहे हैं, तो व्हाट आ जाएगा। अब एक थोड़ा सा अपवाद इसमें देखो, यहाँ एक सवाल, हु इज़ ही। यदि मैं पूछता हूँ हु इज़ ही, तो क्या आएगा? व्हाट इज़ हिज नेम और हु इज़ ही में अंतर समझ गया अब आप? उसका नाम क्या है, ये कौन है। ये कौन है? मिस्टर घोष। व्हाट इज़ हिज नेम? मिस्टर घोष। तो जब हम नाम पूछ रहे हैं तो व्हाट आ रहा है, लेकिन व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, सजीव व्यक्ति की ओर, तो हु आ रहा है। तो ये दोनों में अंतर आपको समझना चाहिए। व्हाट आर यू? आई एम ए डॉक्टर। व्हाट इज़ ही? ही इज़ एन इंजीनियर। हु इज़ ही यदि पूछते हैं तो हु इज़ ही? ही इज़ अ डॉक्टर? नो। हु इज़ ही? ही इज़ अ मैन। हु इज़ ही? ही इज़ माई रिलेटिव। वहाँ पर हु आएगा। लेकिन यदि मैं व्हाट लगाता हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम आस्किंग अबाउट हिज प्रोफेशन, हिज जॉब, एट्सेट्रा। नाउ फर्दर मोर, विच और व्हाट का प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में देखो यहाँ कैसे हुआ है। विच बुक आर यू रीडिंग? व्हाट बुक आर यू रीडिंग नहीं है, विच बुक आर यू रीडिंग। अब व्हाट बुक आर यू रीडिंग और विच बुक आर यू रीडिंग में क्या अंतर होगा? विच बुक आर यू रीडिंग में, जैसा मैंने बताया, निर्जीव के लिए होता है और सजीव के लिए भी होता है, लेकिन एक तरीके से उसमें सिलेक्शन की भावना रहती। तो विच बुक आर यू रीडिंग मतलब यहाँ कई किताबें रखी हैं, उसमें से कौन सी किताब पढ़ रहे हो। एंड व्हाट बुक आर यू रीडिंग मतलब आपकी किताब का शीर्षक क्या है, कौन ये वाली किताब पढ़ रहे हो क्या। दोनों में अंतर समझ गया? व्हाट बुक आर यू रीडिंग एंड विच बुक आर यू रीडिंग में क्या अंतर है? विच बुक आर यू रीडिंग मतलब इनमें से कौन सी किताब पढ़ रहे हो, और व्हाट बुक आर यू रीडिंग मतलब तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, उसका नाम बताओ, उसका परिचय बताओ। उसमें सिलेक्शन वाली बात नहीं है। विच वे शैल वी गो? विच वे शैल वी गो मतलब हम किस रास्ते चलें। कई रास्ते हैं, एक रास्ता हमको चुनना है। विच वे शैल वी गो। लास्ट इज व्हाट मैनर ऑफ मैन इज दिस? What manner of man is this that even the wind and the sea obey him? What manner of man is this? किस मैनर का व्यक्ति है, किस व्यवहार का व्यक्ति है। तो यहाँ पे what आया। चॉइस की बात नहीं है, सिलेक्शन की बात नहीं है, चुनने की बात नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तब what होता है, और जब चॉइस होती है तो which रहता है। Now to conclude about our understanding of pronouns, a few more questions and we will wind up so far as pronoun is concerned, a very important part of grammar. Let's see one more point, try to understand. जब हम एक तो मैंने आपको बताया था whosoever, whatsoever, whomsoever, so ever लगाने का उपयोग मैंने आपको बताया। You should bear in mind कि ये जो इनका उपयोग जब हम करते हैं प्रश्नवाचक में, इंटरोगेटिव में, whosoever told you so, यदि मैंने कहा whosoever told you so, तुमको किसने कहा है, तो हम जोर देते हैं। so ever लगाने से who told you so और whosoever told you so में अंतर यह है कि हम जोर दे के बोल रहे हैं तुमको किसने बोला है। whatever are you doing, तुम क्या कर रहे हो,
तो जोर देने के लिए, बलात्मक प्रयोग के लिए हम इसका उपयोग कई बार इस तरीके से करते हैं जब हम सो एवर लगा देते हैं, अधिक तीव्रता का बोध करते हैं, अधिक इंटेंसिव बनाते हैं, अधिक जोर लगाते हैं, उसमें उस बात पर अधिक संज्ञान देते हैं। Whosoever, किसने कहा, जब हम ऐसा कहते हैं तो हम कहते हैं who said so is a plain sentence, whosoever said so is a difficult sentence. So we move to the exercises and प्रश्नवाचक सर्वनाम पर हम कुछ 6-7 वाक्य बनाएं। प्रश्न है डैश विशेष टू सी यू। प्रश्नवाचक वाक्य हैं, पहला स्थान खाली है, डैश विशेष टू सी यू। जब प्रश्नवाचक हैं, मैंने आपको बताया था आखिरी में इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाएं, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, डोंट फॉरगेट। सो डैश विशेष टू सी यू, प्रश्न इंटरोगेटिव, क्या बनेगा? व्हाट वर्ड विल यू फिल इन? हु विशेष टू सी यू, तुम्हें कौन देखना चाहता है? डैश डू यू विश टू सी, डैश डू यू विश टू सी, प्रश्न वाक्य बनाइए। whom डू यू विश टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो? whom डू यू विश टू सी। डैश डिड ही इनवाइट, डैश डिड ही इनवाइट, क्वेश्चन मार्क, whom डिड ही इनवाइट, उसने उसे किसे बुलाया है? उसने किसे बुलाया है? Whom did he invite? About dash are you speaking? About whom are you speaking? Dash do you mean? Dash do you mean? Question mark. Mean मतलब अर्थ, पर यहाँ वाक्य देखिए क्या बनेगा। Dash do you mean? What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब, क्या है तुम्हारे कहने का, क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे कहने के क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं। जब ऐसा बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन, व्हाट आएगा। फिर इसके बाद डैश ऑफ द गर्ल्स कैन सी द बेस्ट, डैश ऑफ द गर्ल्स कैन स्यू द बेस्ट, SEW, स्यू मैंने सिलाई करना, डैश ऑफ द गर्ल्स कैन स्यू द बेस्ट, क्या आएगा? व्हाट ऑफ द गर्ल्स, whom of the girl, who of the girl, whose of the girls, what will come? Dash of the girls can sew the best. कौन सबसे अच्छा सिल सकता है? कौन सबसे अच्छा सिल सकता है? The girls, इन लड़कियों में कौन सबसे अच्छा सिल सकता है? क्योंकि मैं खास लड़कियों की बात कर रहा हूँ, the girls, जिनकी चर्चा पहले हो चुकी है। अब यदि ऐसी खास लड़कियों की बात कर रहा हूं तो सिलेक्शन है, इनमें से कौन लड़की सबसे अच्छा सिल सकती है। जब इनमें से तुलनात्मक हो तो क्या सिलेक्शन हो तो कौन सा वर्ड आएगा? विच ऑफ द गर्ल्स। मैंने बताया था विच का उपयोग सजीव में और निर्जीव दोनों में होता है, तो यहाँ पे विच ऑफ द गर्ल्स। बाय डैश वॉज द बुक रिटन, बाय whom was the book written? Right? So these are few words where you have to use प्रश्नवाचक सर्वनाम, interrogative pronoun, and use it appropriately. Now I read out few sentences for you to do the exercise at home. Dash came here yesterday, question mark. Fill it up properly. Dash came here yesterday, question mark. Dash do you consider right? Dash do you consider in the right? डैश में क्या आएगा? डैश इज लाइफ वर्थ, क्वेश्चन मार्क, डैश इज लाइफ वर्थ, वर्थ WORTH। डैश डिड ही से, क्वेश्चन मार्क, डैश इज दैट फॉर, क्वेश्चन मार्क, डैश इज दैट फॉर, एंड डैश डू यू प्रिफर, dash do you prefer, dash is an island. I think enough. Now one thing that you find is almost 95%, 99% sentences
which are interrogative in nature. They start with questioning word. यानी who, what, when, where, ये सब जो शब्द हैं ये हमेशा किसी वाक्य में प्रश्न पूछते समय सबसे पहले आते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, आपने यहाँ देखा होगा कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य में हमेशा सबसे पहले आते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, किधर, ये सब पहला शब्द होता है मोस्ट ऑफ द सेंटेंस। अदरवाइज 2-4 ही टाइप के सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें वो दूसरा शब्द होगा। प्रश्नवाचक शब्द जो है वो उस वाक्य का दूसरा शब्द होगा। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, आई वुड से रादर ऑलमोस्ट 99.5% सेंटेंसेस में द इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन। Am I clear? With this, your understanding of pronoun is complete. And as you have understood, having seen the previous lectures on Sangya, that is noun, on adjective, that is Visheshan, and on Sarvanam, also on tense formation, active, passive, quite a good deal of learning in grammar has been done, and you can be rest assured of the confidence that should be there in you after having understood all these lectures.